Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या टेक्निकल्स के साथ साथ निवेश करते समय फंडामेंटल्स देखना भी जरूरी है, यानी क्या चार्ट्स देखना निवेश के लिए पर्याप्त है या फंडामेंटल्स देखना भी जरूरी है, और अगर मान लीजिए जरूरी है तो फिर फंडामेंटल्स में क्या देखें। यह सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। अगर आपने भी कभी अपने आप को इसी पशुपेश में पाया है, आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न आया है, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है, क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच में समन्वय कैसे बनाया जाता है और कैसे अगर आप बिना सूझबूझ के इन दोनों चीजों को साथ देख रहे हैं तो परेशानी में पड़ जाते हैं, इन तमाम चीजों पर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विशेष वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि निवेश करते समय क्या चार्ट्स देख करके ही निवेश कर लें, कंपनी के फंडामेंटल्स जानना भी तो जरूरी होता है। ये सवाल सभी के मन में होता है। मुझे निवेश करते हुए अब 22 बरस हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब अभी तक इतने वर्षों में मैंने खोज ही लिया होगा। तो क्या है इस सवाल का जवाब, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फंडामेंटल, जिसको आप फंडामेंटल एनालिसिस मानते हैं, वो केवल उतना होता नहीं है, यानी हम बड़ा ही सतही फंडामेंटल आमतौर पर करते हैं। अगर आप भी फंडामेंटल से केवल यही समझते हैं कि कंपनी का पी रेशो क्या चल रहा है, उसका आरओई कितना है, आरओसीई कितना है, ये 4-5 आंकड़े देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो बड़े मुगालते में हैं आप, बड़ी गलतफहमी है आपको। फंडामेंटल इतनी सतही चीज नहीं है। फंडामेंटल अगर आपको सही मायनों में करना है तो उसके लिए कंपनी के भीतर उतरना पड़ता है, काफी स्टडी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, और कई सारे रेशोज हैं जिन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप सही मायनों में फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। अब सुनिए दूसरी और अहम बात, यह बहुत व्यवहारिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग मैं पाता हूं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को जोड़ना चाहते हैं, साथ मिलाकर अपने एनालिसिस और ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि दो नौकाओं पर सवार होकर कभी भी बेड़ा पार नहीं होता। आपको दोनों में से एक को प्रधान मानना ही होगा, यानी अपने एनालिटिकल फ्रेमवर्क में एक को ज्यादा वरीयता देनी पड़ती है। पहले ही तय होना चाहिए आपके मन में कि एग्जिट का निर्णय, मान लीजिए आप केवल टेक्निकल्स के आधार पर करेंगे, तो ये पहले तय कर लें कि एग्जिट हमेशा टेक्निकल्स पर होगा। फंडामेंटल के आधार पर मान लीजिए आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप ये तय कर लें कि फंडामेंटल्स को वरीयता स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा मिलेगी। इस तरह अगर आप पहले से एक निर्णय के रूल्स बना करके चलेंगे, डिसीजन हायरार्की बना करके चलेंगे, तो आपका एनालिसिस प्रोफेशनल होगा और आप दोनों प्रकार के एनालिसिस में समन्वय बिठा पाएंगे। तो याद रखिए, ये चीजें बरसों के अनुभव से अर्जित हैं, तो इसको संजीदगी से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल्स अगर इस्तेमाल करने हैं तो क्या कुछ देखना पड़ता है। इससे आपको अनुमान होगा कि फंडामेंटल केवल पीई रेशो, ईपीएस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, काफी गहरा विषय है और इसके कई आयाम हैं। अगर आप इस गहराई में नहीं जाना चाहते और आपको लगता है कि तो बहुत काम हो रहा है, चार्ट्स भी देखें, फिर इतने सारे रेशो देखें, फंडामेंटल्स देखें, तो भाई आपसे किसने कहा कि इन्वेस्टिंग कोई बच्चों का खेल है। इन्वेस्टिंग में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो बहुत सारे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स आजकल उपलब्ध हैं। कई सारे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जहां 7.5% तक के रिटर्न्स गारंटीड आपको मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक बड़ा ही जबरदस्त प्लान है, इस पर निगाह डालिएगा। इस प्लान में आपको 7.5% के रिटर्न्स गारंटीड मिलते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। साथ में टैक्स की छूट मिलती है 80C में और 1010D में, और इसके अलावा भी
कई अन्य फायदे हैं इस इंश्योरेंस प्लान के, जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। और जैसा आप जानते हैं कि ब्याज की दरों की साइकिल यानी इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होते हुए दिख रही है। अभी तक इंटरेस्ट रेट्स लगातार ऊपर जा रहे थे और अब लगता है कि नीचे आएंगे, और अगर ब्याज की दरें कम होने लगेंगी तो बेहतर है कि पहले ही इंटरेस्ट रेट्स को लॉक कर लें। और उसके लिए ये गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपका जीवन का कोई भी लक्ष्य हो उसको आप इस तरह के प्रोडक्ट से पूरा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, और फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ जोड़ने की। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि फंडामेंटल्स के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक क्वांटिटेटिव यानी कि कंपनी के आंकड़े और अलग अलग रेशोज जो कि उन आंकड़ों से निकाले जाते हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस अर्निंग्स रेशो या फिर ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह के अलग अलग आंकड़े होते हैं। और इसका दूसरा पक्ष होता है जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसमें कंपनी की गुणवत्ता, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी, कंपनी का कारोबार वो कितने समय तक चल सकता है, प्रोडक्ट कैसे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मोट कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं। और जब आप एनालिसिस करें तो दोनों पक्षों को समझना जरूरी होता है और इसमें खासा वक्त जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यूं ही बैठे बैठे कंपनी के दो चार आंकड़े पढ़ लेने से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे तो गलत फहमी है। आपको फंडामेंटल में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है। अब देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए यानी कि केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की चर्चा करें तो इसमें भी कम संख्याएं, कम रेशोज नहीं होते। 5 प्रकार के रेशोज फंडामेंटल एनालिसिस में देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अब इनका आपने जिक्र जरूर सुना होगा। सबसे चर्चित है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के मालिकों ने जो पैसा डाला है उस पर किस तरह का रिटर्न वो अर्जित कर पा रहे हैं, इसको ROE कहा जाता है। कई कंपनियों ने बहुत सा कर्ज लिया होता है। अगर आप जो पूरी पूंजी कंपनी में लगी हुई है उस पर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो उसको ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, जिसमें कर्जा जो कंपनी ने लिया है उसको भी जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस तरह से कई और आंकड़े हैं जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट करने की उसकी क्षमता से जुड़े होते हैं। एक नज़र इन आंकड़ों को देखने से आप बता सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह का प्रदर्शन अभी कर रही है और इसका प्रॉफिट किस दर से बढ़ रहा है। इसके बाद आते हैं लिक्विडिटी के रेशोज। अब देखिए, लिक्विडिटी रेशोज में कैश रेशो, क्विक रेशो, इस तरह के कई सारे रेशोज हैं जो देखे जाते हैं। कैश रेशो मिसाल के तौर पर कैश अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी को जहां जहां पैसा देना पड़ेगा, क्या उस पैसे को चुका पाने के लिए पर्याप्त नगद कंपनी के पास है। नगद ना हो तो बड़ी परेशानी में कंपनी फंस जाती है, लिक्विडिटी की परेशानियां आती हैं। तो ये रेशो यानी कि लिक्विडिटी रेशोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं एफिशिएंसी रेशोज, यानी कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कितनी एफिशिएंट है, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा, कितना कुशल है, इसका आपको अनुमान एफिशिएंसी रेशोज से मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एसेट टर्नओवर रेशोज, यानी कि कितनी बार कंपनी अपने एसेट्स को घुमा पाती है, जो पूंजी उसके पास है, जो एसेट बेस उसके पास है, कितनी बार एक साल में उसका इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, ये एसेट टर्नओवर रेशो में देखा जाता है। इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटर डेज, यानी कि कितने समय बाद कंपनी को माल देने के बाद पैसा मिलता है। अगर देखिए कंपनी के माल की बहुत मांग है या कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप देखते हैं खुद ब खुद लोग जल्दी पैसा वापस करते हैं। तो देखिए, अगर डेटर डेज कम हो रहे हैं या कम हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी के माल की मांग बहुत ज़्यादा है, लोग जल्दी से जल्दी उसका पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कंपनी के डेटर डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब या तो माल की मांग कम हो रही है या मैनेजमेंट पैसा वापस लेने में उतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये एफिशिएंसी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई प्रकार के कारोबार में इस पर पैनी नज़र रखनी होती है। इसके बाद आते हैं प्राइस के रेशोज, जिनसे आपका भली भांति परिचय होगा। मिसाल के तौर पर प्राइस अपॉन अर्निंग्स, जो कि दुनिया का सबसे मशहूर फंडामेंटल रेशो है।
इसी का एक और वेरिएशन है जिसको पीईजी कहा जाता है, यानी कि पीई अपॉन ग्रोथ रेट, जिसमें ये मान करके चलते हैं कि ग्रोथ रेट को भी फैक्टर इन कर लिया जाता है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड इत्यादि ये जो सारे रेशो हैं जिसमें स्टॉक की कीमत को भी लिया जाता है, शामिल किया जाता है, उन्हें कहा जाता है प्राइस रेशोज। और उसके अलावा होते हैं लेवरेज रेशोज। देखिए, मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लेवरेज रेशोज। अगर कोई कंपनी तबाह होती है, बर्बाद होती है, उसमें आपका पैसा डूबता है, तो सबसे पहले उसके संकेत लेवरेज रेशोज में देखने को मिलते हैं। इसमें डेट टू इक्विटी है जिसको बड़ी तरजीह दी जानी चाहिए, यानी कि कंपनी ने जो कुल इक्विटी है, कंपनी के मालिकों का जो पैसा लगा है, उसके बनिस्बत कितना बड़ा कर्जा लिया हुआ है। हमने देखा है कि इतिहास में जब जब किसी बड़ी कंपनी का पतन हुआ है, उसके पीछे हमेशा बड़े कर्जे का रोल रहा है। तो डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट्स, ये सारे रेशोज जरूर देखने चाहिए और ये कहलाते हैं लेवरेज रेशोज, और ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखा आपने कि केवल पीई देखकर, केवल कंपनी का आरओसी, आरओई देखकर आप एनालिसिस पूरा नहीं कर सकते। 5 अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल रेशोज हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, और केवल जान लेना भी काफ़ी नहीं है। अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग समय पर जब आप इन्हें देखेंगे, तब जाकर अनुभव से एक समझ पैदा होती है। तो फंडामेंटल को सही तरह से इस्तेमाल करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चार्ट के साथ इसे मिला करके देख रहे हैं, तब चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो याद रखिए, फोकस में, सेंटर में रखिए चार्ट्स को, लेकिन थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देख लेने में हर्ज नहीं होता। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये सब करना आपके बस की बात नहीं है, इसमें बहुत पेच हैं, तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि निर्णय आप चार्ट्स पर लें, लेकिन कंपनी वही चुने जो कि किसी एक मेजर इंडेक्स का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा ग्रुप है जिसे S&P निफ्टी 500 कहा जाता है। जो कंपनियां इस इंडेक्स में आती हैं, मान लीजिए आप ये तय करते हैं कि केवल इसी इंडेक्स की कंपनियों में ही निवेश करेंगे, तो काफ़ी हद तक फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए हो गया, क्योंकि इस इंडेक्स में जगह उन्हीं कंपनियों को मिलती है जो एक श्रेणी की होती हैं। इसी तरह से निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी मिड कैप, कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिनको आप अपने लिए एक यूनिवर्स मान करके चल सकते हैं। इससे बेसिक एनालिसिस करने से आप बच जाएंगे और चार्ट्स के जरिए फिर उनमें आप टाइमिंग, एंट्री, एग्जिट और स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, यह है फंडामेंटल्स करने का व्यवहारिक तरीका। आपने देखा कितने सारे रेशोज हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है अगर आप फंडामेंटल्स को सीरियसली करना चाहते हैं। अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने कमेंट में लिखा तो सारे रेशोज, सारी डिटेल्स वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जिनके गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस के बारे में हमने अभी चर्चा की थी, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फंडामेंटल्स को भी धीरे धीरे अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाइए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।